कक्षा 10 द्विघात समीकरण चौथा चैप्टर। द्विघात जिसमें दो घात हों, द्वि मतलब दो घात जिसमें हो चर राशि की, वो हमारी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का हम पहले मानक रूप देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का क्या था? ax² + bx + c। ये तो द्विघात बहुपद का था। अब समीकरण का क्या हो जाएगा? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पर a b c हमारी वास्तविक संख्या हैं और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया तो ये पूरा ही पद 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दो घात रहेगी नहीं। इसलिए इसकी पहली कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। इसके उदाहरण 2x² + 3x + 5 बराबर 0। द्विघात हैं, दो घात हैं और पद 3 है। 3x² - 5 पद भले दो हैं लेकिन द्विघात समीकरण है। x² + 2x ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें a वाला पहला पद a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी c और b इन दोनों का मान 0 हो सकता है। अब इस पहले प्रश्नावली में हमें केवल यही चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला वाला भाग है इसका, x + 1 होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x - 3। x + 1 होल स्क्वायर यानी इसमें हम कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे? a + b होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो हमने क्या लगाया इसमें? x का स्क्वायर है x², 2ab यानी 2x और 1 का स्क्वायर हो गया 1। दूसरी साइड हमने गुणा कर दिया, 2 की x से गुणा करी तो 2x आ गया, 2 की -3 से गुणा करी तो -6 आ गया। फिर हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। ये तो अपनी जगह पे पहले से ही था, यहाँ से और यहाँ तक। 2x को लेफ्ट साइड में ले गए तो -2x और 6 को भी ले गए तो +6। 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा x² + 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। चर राशि की घात हमारे पास 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसका हम तीसरा भाग ले रहे हैं, बाकी भाग आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए इसमें x लेफ्ट साइड में है, x - 2 × x + 1। अब इसको हम फिर ब्रैकेट खोलेंगे, x से x की गुणा x², x से 1 की x हो गया, -2 की x से -2x, -2 की 1 से, तो ये हो गया -2। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड का ब्रैकेट खोलेंगे, x की गुणा x से x² हो गया, x की 3 से हो गई 3x, -1 की x से गुणा -x और -1 की 3 से गुणा हो गई -3। तो ये राइट हैंड साइड का भी हमने ब्रैकेट खोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? सबके सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक तो पहले से ही ये अपनी जगह पे है, बाकी सबके हमने चिन्ह बदल के उनको लेफ्ट साइड में ले गए और बराबर हमने 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस का और x² प्लस का है, तो x² वाला तो कट गया फंक्शन इसमें। बाकी क्या बचा? बाकी बचा यहाँ पे x - 2x -3x और प्लस का x। इन एक्सों को हमने सॉल्व किया तो ये आया -3x और माइनस का 2 और प्लस का 3, ये आ गया हमारा 1। तो जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है? केवल -3x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x की घात 2 तो है ही नहीं, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी इस पहले प्रश्न के शेष भाग स्वयं कोशिश करने हैं हमें। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई और चौड़ाई में संबंध भी दे रखा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसे कि माना आयत की चौड़ाई, हमने चौड़ाई मान ली उसकी x मीटर। अब हमें संबंध दे रखा है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। 2 गुना यानी x का 2 गुना हो गया 2x, 1 मीटर अधिक, अधिक का मतलब उसमें जोड़ दिया, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2x धन 1 मीटर हो गई। अब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी हो गई 2x धन 1 और गुणा हमने x के साथ गुणा कर दिया उसको, यानी हो गया x गुणा 2x धन 1 बराबर 528 हमको दे रखा है। ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो 2x² धन x ऋण 528 ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसे लिख दिया है। केवल लिखना है, यहाँ पे हमें इस प्रश्नावली में सॉल्व नहीं करना है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है इसका,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं। क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं, जैसे एक है, एक के बाद क्रम से आ गया दो, दो के बाद क्रम से। तो क्रमागत निकालने के लिए हमें उसमें एक जोड़ते हैं। तो माना पहला धन पूर्णांक हमारा x है, तो दूसरा क्रमागत क्रम से आने वाला तो x धन एक। क्रम से 5 का जैसे क्रमागत है 6, तो 5 धन 1 होता है। तो किसी का भी क्रमागत उसमें एक जोड़ के आता है, और उन दोनों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पे भी हमने गुणा कर दिया, x गुणा x धन 1 बराबर 306। ब्रैकेट खोल दिया, x स्क्वायर धन x और 306 को इधर ले आए तो माइनस 306 बराबर 0। तो ये दूसरे सवाल का भी हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल के तीसरे भाग में। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन और उसकी माँ यहाँ पर दो हमारे पास हैं। तो माना रोहन की आयु, फिर हमने मान ली x वर्ष, और उसकी माँ की उससे 26 वर्ष ज़्यादा है। उसकी x है तो x धन 26। अब वो बोला आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र में अंतर हो जाएगा। जितनी आज होगी उसमें 3 ज़्यादा जुड़ जाएगी। तो आज रोहन की थी उम्र x, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x धन 3। उसकी माँ की उम्र आज है x धन 26, तो 3 वर्ष बाद उसकी माँ की भी 3 वर्ष और जुड़ जाएगी, यानी x धन 26 धन 3, यानी x धन 29। ये माँ की उम्र हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, रोहन और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो हो जाएगा 360। तो दोनों की आयु को गुणा कर दिया हमने, x धन 3 की गुणा इसके साथ कर दी x धन 29 के साथ। तो ये हो गई x धन 3 की गुणा x धन 29 बराबर 360। ब्रैकेट खोल दिया, x स्क्वायर 29x फिर 3x, और ये 29 से 3 को गुणा किया तो 87 आ गया। फिर सबको एक साइड ले आए। सबको एक साइड लाने पर हमारी ये जो समीकरण बनी, ये बनी x स्क्वायर धन 32x ऋण 273 बराबर 0। अब आते हैं हम इसके अगले भाग में, यानी ये लास्ट भाग है इसका। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है अगली बार, तो उसी दूरी को यानी 480 किलोमीटर को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लेते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई। तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है, तो हम उसकी चाल ही मान लेते हैं सीधे, कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यदि हम यहाँ पे समय निकाल दें तो चाल इधर आ जाएगा और समय ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कि समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो हमारे पास जो समय, क्योंकि एक बार चाल कम हुई है एक बार ज़्यादा हुई है, तो पहले समय को सपोज को हमने t1 मान लिया, तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी थी हमारी 480 किलोमीटर और चाल हमने मान रखी है x। तो जो हमारा समय, जो पहली बार में जो समय लगा वो लगा 480 बटे x। दूसरी बार वो कह रहा है कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले x थी तो कम मतलब ऋण हो गया, तो x ऋण 8। अब इसमें समय बदल जाएगा क्योंकि चाल बदल गई है। तो समय हमने सपोज करो t1 कर दिया, दूरी हुई थी 480 बटे उसकी चाल हो गई x ऋण 8। अब वो बोला कि जो पुराना समय था, मतलब चाल बदलने से उसमें क्या हो रहा है कि उस रेलगाड़ी की 3 घंटे अधिक लेती है, यानी वो बाद में जो चाल जो उसकी कम हुई उसने 3 घंटे अधिक दूरी ली। यानी पहले के समय में यदि हम 3 घंटे जोड़ देते हैं तो फिर समय वही आ जाएगा। यानी पहले के समय में यदि हम 3 और जोड़ देते हैं तो बाद का समय आ जाएगा। तो हमने जो पहला का समय था 480 बटे x, उसमें 3 घंटे जोड़ दिए तो और बाद के समय के बराबर उसको कर दिया है। अब हम इन सबको एक साइड ले गए, 480 धन 3 अपनी जगह पे था और इसको भी हम बराबर के इधर ले आए। तो उसके बाद हमने x 1 और x ऋण 8 का लघुत्तम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8 लघुत्तम ले लिया। 480 आ गया और x ऋण 8, x x कट गया तो यहाँ पे बचा x ऋण 8। अगली बार में 3 हमने लिख दिया, तो 3 के नीचे दोनों चीज़ें आ जाएंगी 3 के साथ गुणा में, x और x ऋण 8। अगली बार आ गया 480, उसके साथ गुणा में आ गया x। फिर इसको सॉल्व हमने कर दिया, फिर ब्रैकेट खोले तो हमारे पास ये समीकरण इस प्रकार से बनी। फिर हमने इसको 3x स्क्वायर ये आगे ले आए x की घात को, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3800
40, क्योंकि इसमें पूरे में 3 का भाग जा रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 3 बाहर ले आए तो एक्स स्क्वायर ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये इसका भी उत्तर हो गया। ओके।